नमस्ते साथियों, मैं दिनेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट पीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास का चौथा वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ में वैदिक काल। कौन सा? छत्तीसगढ़ में वैदिक काल। और छत्तीसगढ़ के वैदिक काल में भी हम जानते हैं, भारत के इतिहास हो चाहे छत्तीसगढ़ के इतिहास हो, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, है ना। तो ये टॉपिक आज का हमारा होने वाला है। ठीक है। तो पिछली तीन कक्षा में हमने छत्तीसगढ़ के पाषाणकालीन इतिहास और आद्यकालीन इतिहास को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। और आज से हम लोग क्या करेंगे? आज से हम लोग छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक काल प्रारंभ करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक काल का क्लासेस प्रारंभ करने वाले हैं। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक आता है, पहले इसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। पहले कौन कौन सा टॉपिक आता है उसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल को भी तीन भागों में बांटा गया है। प्राचीन, आधुनिक, है ना, मध्य, इसमें बांटा गया है। जिसमें से हम लोग छत्तीसगढ़ का प्राचीन पढ़ रहे हैं, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे? प्राचीन इतिहास देखेंगे। प्राचीन इतिहास क्या? प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। ठीक है। कौन सा? प्राचीन इतिहास देखेंगे। और इस प्राचीन इतिहास के अंतर्गत सबसे पहला जो ऐतिहासिक काल में प्रारंभ जो होता है वो किससे होता है जी? वो होता है ऐतिहासिक काल में वैदिक काल से चालू होता है। कौन सा? वैदिक काल से चालू हो जाता है। कौन सा काल? वैदिक काल से चालू हो जाता है। ठीक है। तो इस वैदिक काल को भी कितने भागों में बांटा गया है? इसको भी दो भागों में हम लोग पढ़ते हैं। एक तो है ऋग्वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। ठीक है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक। कौन सा है? एक तो है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ठीक है। इसके बाद क्या प्रारंभ हो जाता है भाई? तो इसके बाद छत्तीसगढ़ में महाकाव्य काल, महाकाव्य काल। इस महाकाव्य काल के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, पहला पढ़ते हैं रामायण काल। कौन सा? रामायण काल। दूसरा पढ़ते हैं महाभारत काल, महाभारत काल। ठीक है। अब इसके बाद क्या पढ़ते हैं भाई? महाकाव्य काल के बाद क्या पढ़ते हैं? तो महाकाव्य काल के बाद पढ़ते हैं हम लोग महाजनपद काल। कौन सा? महाजनपद काल पढ़ते हैं, महाजनपद काल। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में हमें दो जनपदों के बारे में हमें साक्ष्य मिलते हैं, जानकारी मिलते हैं। 16 जनपद थे, 16 महाजनपद थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ दो महाजनपद के बारे में उल्लेखित हमें मिलता है। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या देखते हैं? उसके बाद हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं क्या? धर्मों का उदय। किसमें? धर्मों का उदय देखते हैं, जिसमें कौन कौन सा धर्म का उदय होगा? बहुत सारे धर्म का उदय होते हैं, जिसमें से प्रमुख दो हैं। कौन सा है? एक है जैन धर्म, एक है बौद्ध धर्म। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। ठीक है। अब इसके बाद क्या पढ़ते हैं? तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजवंश। क्या पढ़ते हैं? छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजवंश पढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजवंश। इस राष्ट्रीय राजवंश के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं भाई? तो इस राष्ट्रीय राजवंश के अंतर्गत कौन कौन से वंश हमें देखने को मिलता है? तो सबसे पहले हम लोग किससे प्रारंभ करेंगे? मौर्य वंश। किससे? मौर्य वंश से। और मौर्य वंश के बाद कौन सा आता है? तो शुंग वंश आता है। कौन सा? शुंग वंश, शुंग वंश। ठीक है। और इस शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आता है जी? तो इस शुंग वंश के बाद आता है सातवाहन वंश। कौन सा आता है? सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। और इस सातवाहन वंश के बाद कौन सा आ जाता है? कुषाण वंश,
कौन सा आता है? कुषाण वंश आता है। ठीक है, और इस कुषाण वंश के बाद कौन सा वंश हमें देखने को मिलेगा? मेघवंश। कौन सा वंश? मेघवंश देखने को मिलेगा। मित्रवंश, वाकाटक वंश, गुप्त वंश, ये हमें देखने को मिलेगा। वाकाटक, वाकाटक, गुप्त, यहाँ पे मेघ के बाद मित्र लिख लेना। ठीक, मित्र, ये हो गया। अब इसके बाद हम जो, ये तो हो गया राष्ट्रीय वाला, लेकिन हमारे क्षेत्रीय भी तो राजवंश होंगे, तो इसमें क्षेत्रीय राजवंश, क्षेत्रीय राजवंश, ये कौन सा है? ये है प्राचीन इतिहास। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत कौन कौन से हमें पढ़ना है टॉपिक, इसके बारे में हम लोग आपको बता रहे हैं। उसके बाद हम लोग वैदिक काल से हम लोग इस क्लास का प्रारंभ करेंगे। ठीक है, एक दो मिनट इसको देख लीजिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ये जितने बार आप लोग सिलेबस को देखोगे उतने ही बार आपका याद होगा, माइंड क्लियर होगा कि इसके अंतर्गत हमें ये पढ़ना है। डाउट यहाँ से क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। बार बार जब तक आप सिलेबस को देखोगे ना, तो और भी अच्छे तरीके से साथ हो जाते हैं, क्योंकि वैदिक काल के बाद महाकाव्य काल आएगा, महाकाव्य काल के बाद महाजनपद काल आएगा, महाजनपद काल के बाद धर्मों का उदय हो जाता है, उसके बाद राष्ट्रीय राजवंश आएगा, क्षेत्रीय राजवंश आएगा। क्रम एक सीक्वेंस जम गया। ठीक है, अब क्या होगा? वो तो सीक्वेंस हो गया। उसके बाद वैदिक काल के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य के काल के बाद हमें क्या पढ़ना है? रामायण काल, महाभारत काल पढ़ना है। उसके अंतर्गत महाजनपद काल के अंतर्गत हमें 2 जनपदों को देखना है। उसके बाद धर्मों का उदय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म को हमें देखना है। राष्ट्रीय राजवंश के अंतर्गत मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण, मेघ, मित्र, वाकटक, गुप्त, ये ऐसे आपके मन में चलते ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस को कंप्लीट करने का एक ही जरिया है कि आप सिलेबस को जितने बार देखिए उतने ही आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, क्षेत्रीय राजवंश में हम राष्ट्रीय राजतुल्य, राजकीय राजतुल्य देखेंगे। ठीक है, राजर्षि तुल्य वंश, तरपुरी वंश, परवक द्वारक वंश, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो राजर्षि तुल्य वंश पहला कौन सा? राजर्षि, राजर्षि तुल्य कुलवंश। ठीक है, दूसरा है पर्वत द्वारक वंश, पर्वत द्वारक वंश। तीसरा पढ़ेंगे सरबपुरी वंश, सरबपुरी वंश। ठीक, चौथा पढ़ने वाले हैं हम लोग, चौथा पढ़ेंगे शैल वंश। कौन सा? शैल वंश पढ़ेंगे, शैल वंश। पांचवा राजवंश हम लोग पढ़ेंगे नल वंश। कौन सा? नल वंश पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा? नल वंश, नल वंश। छठवा पढ़ेंगे सोमवंश। कौन सा वंश? सोमवंश। ठीक है, ये पढ़ेंगे। और एक और डाल लीजिए बाण वंश। कौन सा? सातवां नंबर के डाल लीजिए राजवंश, ये 7वें नंबर पे है, बाण वंश। ठीक है, ये हो गया। बाण वंश को समाप्ति करने के बाद कौन सा वंश का चालू होता है? कलचुरी वंश का प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, कलचुरी वंश के अंतर्गत हमें क्या? मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा मुख्य टॉपिक जो है वो वैदिक काल। इस वैदिक काल को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के वैदिक काल को कितने भागों में बांट कर हम लोग पढ़ सकते हैं भाई? चाहे भारत का हो या छत्तीसगढ़ का हो, वैदिक काल को 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। वैदिक काल को 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक तो है कौन सा? एक तो है वैदिक वैदिक काल में पहला है ऋग्वेदिक काल। कौन सा है? ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक काल। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है उत्तर वैदिक काल। कौन सा है दूसरा? उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक, ये हो गया। एक हो गया कौन सा? एक हो गया ऋग्वेदिक काल, दूसरा हो गया कौन सा? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ये हो गया। अब इसके कालक्रम को अगर देखें वैदिक काल के, तो कालक्रम इसका कितना है? 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक है। कितना है? 1500 बीसी से 600 बीसी तक इसका क्या है? कालक्रम है। जिसमें से ऋग्वेदिक काल का अगर समय देखें तो ऋग्वेदिक काल का समय है 1500 से 1000। कितना? 1500 बीसी से 1000
बीसी तक किसका समय काल है? ऋग्वेदिक काल का है। और वही अगर उत्तर वैदिक काल की बात की जाए तो उत्तर वैदिक काल का है 1000 से कितना, 1000 से 600 बीसी तक है कार्यकाल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का अगर समय देखे, टाइम ऑफ पीरियड देखे तो 1000 बीसी से 600 बीसी तक है। ठीक है, वही ऋग्वेदिक काल की बात की जाए तो 1500 से 1000 बीसी तक है। क्रम में चल रहे ना, ठीक है, इसी प्रकार ही क्रम में चलेगा। उसके बाद 1600 बीसी, 1600 बीसी बोल दिया, 600 बीसी में महाजनपद काल का क्या हो जाता है? उदय हो जाता है। ठीक है, उसे भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, ये होगा, ऐसा क्रम में चले, इसी वजह से मैं पिछले स्लाइड में बताया हूं। ठीक है, तो होता क्या है, ऋग्वेदिक काल क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसे हमें पता होना चाहिए। तो क्या है, वैदिक काल है तो वैदिक काल में क्या होगा? तो ग्रंथों का क्या होगा? ग्रंथों का रचना होगा, बहुत सारे ग्रंथ हैं उसकी रचना होगा। इसी वैदिक काल से ही हमारे क्या होता है, इसी वैदिक काल से ही ऐतिहासिक एवं साहित्यिक स्रोत मिलते हैं। किससे मिलते हैं? वेद से मिलते हैं, वैदिक ग्रंथों से मिलते हैं, अन्य वैदिक ग्रंथों से मिलते हैं। ठीक, जिनकी रचना इसी वैदिक काले कार्य के अंतर्गत हुआ है। वैदिक साहित्य या वैदिक सभ्यता के बारे में भारत के अधिक साक्ष्य मिलते हैं, भारत के प्रपेक्ष में अधिक साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ ही साक्ष्य मिलते हैं, बहुत कम ही साक्ष्य मिलते हैं। भारत के प्रत्यक्ष में वैदिक काल से अधिक जानकारी मिलती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में हमें कम साक्ष्य मिलता है। क्या क्या बोल दिए सर आपने? लिख देते हैं भाई, हमारा काम ही है ये। क्या है, भारत वैदिक काल में, वैदिक काल में, वैदिक काल में भारत के, भारत की जानकारी, जानकारी अधिक मिलती है, अधिक मिलती है। ठीक है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ की जानकारी, छत्तीसगढ़ की जानकारी वैदिक काल से, वैदिक काल से कम साक्ष्य मिलता है, कम साक्ष्य मिलता है। ठीक है, कम साक्ष्य मिलता है, ये हो गया। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। और जो ऐतिहासिक स्रोत, स्रोत मिलता है, ऐतिहासिक साक्ष्य मिलता है, वो साहित्यिक स्रोत जैसे कि वेद, अन्य ग्रंथ है ना, उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब होता क्या है, ये जो ऋग्वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है, इस ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत जो पुस्तक, जो ग्रंथ की रचना हुई है, उस ग्रंथ का क्या नाम है? तो उस ग्रंथ का नाम है ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद। ऋग्वेद एक ही ग्रंथ की रचना हुई, एक ही वेद की रचना हुआ है ऋग्वेद काल में। कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेदिक काल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में एक ग्रंथ की रचना हुई है। वो ग्रंथ कौन सा है भाई? कौन सा वेद है? तो वो वेद है ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद की रचना हुई है। ठीक, आगे बढ़े। ऋग्वेद काल में के अंतर्गत कितने वेद? एक वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद। अब हमें पता है 4 वेद है। कौन कौन सा? सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है ना। तो इन तीन, जो बाकी बचा हुआ ऋग्वेद है, ऋग्वेद बोल दिया, ठीक है, जो ऋग्वेद के अलावा जो बाकी और वेद हैं, वो 3 वेद उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो 3 ग्रंथ की रचना, 3 वेद की रचना उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हुआ है ना। तो उसका नाम क्या है? सामवेद, सामवेद, यजुवेद, यजु, यजुवेद, यजुर्वेद। ठीक है, चौथा कौन सा है? अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। ये हो गया। ठीक, अथर्व,
ये अब हो गया ठीक। अथर्ववेद। तो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत 3 वेद की रचना हुई है, वही ऋग्वेद काल के अंतर्गत 1 वेद की रचना हुई है, जिसमें से कौन सा वेद है? ऋग्वेद में, ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई है। वही उत्तर वैदिक काल की बात की जाए तो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना हुई है। ठीक, इतना आपको पता चल गया। ये हो गया। अब आगे बढ़े तो फिर अब देखते हैं कि इसके अंतर्गत हमें साक्ष्य क्या क्या मिलता है। इस काल में हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास से रिलेटेड कुछ जानकारी मिलती है क्या, इसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल पहले देखते हैं। क्या देखते हैं? हमारे भारत छत्तीसगढ़ में ऋग्वेद काल पहले देखते हैं। अच्छा, पहले क्या देखते हैं? छत्तीसगढ़ में ऋग्वेदिक कालीन इतिहास। छत्तीसगढ़ में ऋग्वेदिक ऋग्वेदिक कालीन इतिहास। छत्तीसगढ़ के बारे में ऋग्वेद में कम ही साक्ष्य मिलता है, लेकिन ऐसा कहा गया है, ऐसा ही जानकारी हमें मिली है। कैसे जानकारी है भाई? तो इसमें जानकारी यह दिया गया है, यह उल्लेखित है, ऋग्वेद में यह उल्लेखित है, अगस्त ऋषि। क्या है? अगस्त ऋषि। पहले उत्तर में थे अगस्त ऋषि, है ना, उत्तरी भारत में थे अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि अपनी पत्नी के साथ विंध्याचल पार करके दक्षिण की ओर तपस्या करने आए थे। ये ऐसा किसमें उल्लेखित है? ऋग्वेद में उल्लेखित है। तो हम यह कह सकते हैं विंध्याचल पर्वत के नीचे में छत्तीसगढ़ है। तो उसी दंडकारण्य क्षेत्र था उस समय, छत्तीसगढ़ तो नाम नहीं था। तो ये पता चलता है ऋग्वेद में कि भारत की जो प्रपेक्ष में जानकारी मिलती है उसमें भी छत्तीसगढ़ का कुछ इतिहास मिल जाता है, हमें देखने को मिल जाता है। जैसा कि क्या? अगस्त ऋषि अपने पत्नी के साथ तपस्या करने विंध्याचल पर्वत पार करके दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़े थे, ऐसा उल्लेखित मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक, तो ऋग्वेद का काल क्या है? समय क्या है? समय है इसका, ऋग्वेद का समय है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। ठीक है, ये है। इसमें छत्तीसगढ़ की जानकारी मिलती है क्या? जानकारी मिलती है क्या? साक्ष्य कोई मिलता है क्या? स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं मिलता है। छत्तीसगढ़ का स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता, साक्ष्य नहीं मिलता। ठीक है, स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता है। तो साक्ष्य मिलता है किस प्रकार है? तो साक्ष्य मिलता है, साक्ष्य क्या मिलता है? अगस्त ऋषि, अगस्त अगस्त ऋषि किसकी ओर आगे बढ़ती है? अगस्त ऋषि और अगस्त ऋषि और उसकी पत्नी, और उसकी पत्नी, उसकी पत्नी विंध्याचल पार करके, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत, पर्वत पार करके तपस्या करने, क्या करने? तपस्या करने, तपस्या करने दक्षिण दिशा की ओर आया था। किसकी ओर? दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर आया था। अब ये विंध्याचल पर्वत कहाँ पास है? यहाँ पास है विंध्याचल पर्वत। ठीक है, ये कहाँ पास है विंध्याचल पर्वत? ये है विंध्याचल पर्वत। इसके नीचे में ये सतपुड़ा पर्वत है, और यहाँ पे है अरावाली पर्वत। कौन सा है? अरावाली पर्वत। ठीक है, ये पर्वत कौन सा है? ये है अरावाली पर्वत, अरावली पर्वत है। और ये कौन सा पर्वत है? ये है विंध्य पर्वत। कौन सा? विंध्य पर्वत, ये विंध्याचल पर्वत। ठीक है,
ये कौन सा पर्वत है? ये है सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, इस सतपुड़ा पर्वत के, इस सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीचों बीच एक नदी बहती है। उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। कौन सा नदी? नर्मदा नदी। ठीक है, और इस सतपुड़ा नदी के नीचे में एक नदी बहती है, उस नदी का क्या नाम है? उस नदी का नाम है ताप्ती नदी। कौन सा नदी भाई? ताप्ती नदी। ठीक, ये हो गया, ये है अरावली पर्वत और ये है कौन सा? विंध्य पर्वत। इसी विंध्य पर्वत को पार करके, अब इसको पार करके आएगा तो यहां पास तो हमारा छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ है। तो उस समय छत्तीसगढ़ नाम नहीं था, उस समय दंडकारण्य था। तो उस समय क्या है? दंडकारण्य था। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत पार करके आता है, लेकिन इसमें स्पष्ट जानकारी हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं मिलती। इस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं? छत्तीसगढ़ में ऋग्वेदिक कालीन स्पष्ट साक्ष्य हमें देखने को नहीं मिलता छत्तीसगढ़ के इतिहास से। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़े फिर और देखते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में उत्तर वैदिक काल। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इस काल में छत्तीसगढ़ की जानकारी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसका समय क्या था? तो इसका समय था ऋग्वेदिक काल का, उत्तर वैदिक काल का समय था। क्या समय? 1000 बीसी से 600 बीसी तक। ठीक है, इसमें साक्ष्य मिलते हैं क्या? इसमें साक्ष्य मिलते हैं क्या? जी हाँ, साक्ष्य मिलता है। यहाँ पे आर्यों द्वारा उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार मध्य भारत में हो गया था। उत्तर भारत में आर्य थे, यहाँ पे आर्य थे। ठीक है, सप्त सिंधु प्रदेश में यहाँ पे कौन थे? आर्य थे। अब ये आर्य उत्तर वैदिक काल में ये दक्षिण की ओर आ गए, दक्षिण भारत में। ठीक है, तो आर्यों का विस्तार दक्षिण भारत में हो गया। ठीक, अब उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी मिलती है क्या? ये आपसे अगर कोई क्वेश्चन करे तो आप क्या कहना? जी हाँ, मिलती है। ऐसा कोई ग्रंथ है क्या? जी हाँ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। इस शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में क्या क्या बताया गया है? तो इस शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में यह बताया गया है, क्या बताया गया है? यहाँ पे पूर्वी समुद्री, पश्चिमी समुद्री, इसके बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? पूर्वी समुद्र, कौन सा समुद्र? पूर्वी समुद्र, और पश्चिमी समुद्र, पश्चिमी समुद्र, समुद्र, इसके बारे में बताया गया है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पश्चिमी समुद्र और पूर्वी समुद्र के बारे में बताया गया है। तो पश्चिमी समुद्र और पूर्वी समुद्र के बारे में बताया गया है। तो इसको बीचों बीच तो भारत है, इसी भारत के अंदर यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। तो हमारा छत्तीसगढ़ का साक्ष्य नहीं मिला क्या? यहाँ पास मिल गया, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का साक्षात मिल गया ना? जी हाँ, मिल गया। और यहाँ पे एक नदी मैंने आपको बताया था, नर्मदा नदी। कौन सा नदी? यहाँ पे एक नदी आपको मैंने बताया था, यहाँ पे है सतपुड़ा पर्वत और यहाँ पे है विंध्याचल पर्वत। ठीक है, तो इसी जो ये है, ये नर्मदा नदी है। ठीक, ये कौन सा नदी है? नर्मदा नदी है। इस नर्मदा नदी को, इस नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से उल्लेखित किया गया है। कहा उल्लेखित किया गया है भाई? कौशिकी नामक ब्राह्मण ग्रंथ में। इसमें कौशिकी नामक ब्राह्मण ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। और यहाँ पे जो विंध्याचल पर्वत है, ये जो विंध्याचल पर्वत है, इसका भी उल्लेख हमें मिलता है। ठीक, किसमें मिलता है? कौशिकी नामक ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है हमें। तो साक्ष्य किसमें मिलते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ में भी मिलता है और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में भी मिलता है। तो साक्ष्य कौन सा रहेगा? पहला शतपथ,
शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, कौन सा पहला है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है पहला। इसमें क्या मिलता है? इसमें समुद्र के बारे में बताया गया है। इस ग्रंथ में पूर्वीय व पश्चिमी समुद्र, पश्चिमी समुद्र के बारे में उल्लेख है। समुद्र के बारे में उल्लेख है किसमें? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। दूसरा साक्ष्य हमें किसमें मिलता है? तो दूसरा साक्ष्य हमें मिलता है किसमें मिलता है भाई? तो दूसरा साक्ष्य हमें एक ग्रंथ है, उसका नाम क्या है? कौसतकी नामक ब्राह्मण ग्रंथ। कौसतकी ब्राह्मण ग्रंथ, कौसतकी ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? कौसतकी ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, ये हो गया। तो इसमें क्या उल्लेखित है भाई? इसमें क्या उल्लेखित है? इसमें उल्लेखित है कौसतकी ब्राह्मण ग्रंथ में कौन सा? एक तो है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। दूसरा कौन सा है? दूसरा है रेवा नदी। कौन सा नदी? रेवा नदी। और इसी रेवा नदी का क्या नाम है? नर्मदा नदी। कौन सा नदी? नर्मदा नदी। ठीक, नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से। तो यहां पे इसका साक्ष्य मिल गया कि हमारे छत्तीसगढ़ था किस समय? उत्तर वैदिक काल के समय। तो ये छत्तीसगढ़ में ऋग्वैदिक कालीन इतिहास आपको देखने को मिल गया, उत्तर वैदिक कालीन इतिहास देखने को मिल गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? छत्तीसगढ़ का वैदिक कालीन इतिहास हमें यही पास समाप्त होता है। ठीक है, ठीक, तो आज के लिए बस इतना रखे क्या? हाँ, एक और याद आया। कौन सा? पढ़नी के अष्ट अध्याय में क्या है? पढ़नी के अष्ट अध्याय में एक और याद आया, लिखना जाने से पहले। पढ़नी के पढ़नी के पाढ़नी पाढ़नी के अष्ट अध्याय में, अष्ट अध्याय अध्याय में, पाढ़नी के अष्ट अध्याय में क्या कहा गया है भाई? तो पाढ़नी के अष्ट अध्याय में पहली बार, प्रथम बार क्या किया गया है? प्रथम बार कौशल या दक्षिण कौशल का उल्लेख किया गया है। पाढ़नी के, अच्छा पाढ़नी पढ़नी पढ़नी के अष्ट अध्याय में प्रथम बार कौशल क्या है? कौशल व दक्षिण दक्षिण कौशल का उल्लेख मिलता है, का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये है अष्टाध्याय में क्या है? अष्टाध्याय में हमें देखने को मिलता है। ठीक, अब यहाँ पे हमारा होता है छत्तीसगढ़ का वैदिक कालीन शब्द क्या? खत्म। ठीक, अब हम आगे में क्या पढ़ेंगे भाई? तो कल की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाकाव्य काल, जिसमें से हमारा महाकाव्य काल में टॉपिक रहेगा कौन सा? रामायण काल। कौन सा रहेगा? रामायण काल रहने वाले हैं। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।